हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल GSA नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन, पाचन। पाचन की अगर बात करें तो यही बहुत एसएससी की और किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर बात करें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए समझते हैं दोस्तों डाइजेशन के बारे में, ठीक है, कि पाचन होता क्या है। पाचन की अगर बात करें दोस्तों तो अगर इसमें लिखेंगे बॉडी को अगर बात करें, ये शरीर है, ठीक है, कोई ये व्यक्ति है, ये किसी व्यक्ति का शरीर है। इस व्यक्ति का शरीर की अगर बात करें तो बॉडी को अगर हम प्रॉपर वर्क करने के लिए, यानी यह शरीर, हमारा शरीर या शरीर मतलब सुचारू रूप से कार्य करता रहे, इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो अगर बात करें बॉडी या शरीर की अगर बात करें तो सुचारू रूप से कार्य करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमें भोजन से प्राप्त होती है। फूड यानी कहाँ से प्राप्त होती है ऊर्जा? हमें भोजन से प्राप्त होती है। यानी अगर बात करें यह शरीर, इस व्यक्ति का शरीर सुचारू रूप से कार्य करता रहे, इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? इसे अगर ज़रूरत होगी तो ऊर्जा की ज़रूरत होगी। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होगी? तो ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होगी? हमें फूड से प्राप्त होगी। और फूड का नेचर अगर बात करें, भोजन की अगर बात करें तो भोजन कैसा होता है? अगर ये थाली है, इसमें तो ये भोजन है, ठीक है। तो ये भोजन की अगर बात करें तो ये कैसा होता है? ये ठोस अवस्था में होता है। मतलब एक तरह से आप रोटी की बात करें या चावल की बात करें तो कैसा होता है? एक ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। यानी अगर हम भोजन की अगर बात करें तो ये कैसा होता है? तो ये जल में अघुलनशील होता है। पहली बात, इनका नेचर यानी इनका स्वभाव कहता है कैसा होता है भोजन की। तो अगर बात करें तो ये कैसा होते हैं दोस्त? तो ये जल में अघुलनशील होते हैं। और दूसरी बात अगर बात करें तो ये जटिल संरचना वाले होते हैं। जटिल संरचना यानी ठोस अवस्था में होते हैं, जटिल संरचना वाले होते हैं, ठीक है। अब ये भोजन इस स्थिति में रहेगा, तो इस स्थिति में होने के कारण क्या करेगा? ऐसी स्थिति में होने के कारण हमारा शरीर इस भोजन का क्या करेगा? अवशोषण नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसका शोषण मतलब अवशोषण नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब शरीर के अनुसार अगर बात करें, ऐसी स्थिति में अगर भोजन रहेगा तो इसका अवशोषण क्या कर पाएगा दोस्तों? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो शरीर इसका अवशोषण कर पाए, इसके लिए क्या जरूरी होता है? तो पाचन जरूरी होता है। यानी इस भोजन का क्या होता है? पाचन जरूरी होता है, ठीक है। इस भोजन की अगर बात करें तो इस भोजन की पाचन क्या होता है? जरूरी होता है। जब पाचन होगा भोजन का तो ये कैसे फार्म में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, यह जल में घुलनशील हो जाएगा। जब पहली बात ये कैसा हो जाएगा? जल में घुलनशील हो जाएगा। और ये सरल संरचना में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। जब सरल संरचना में दोस्तों अगर परिवर्तित होगा तो इसका मतलब इससे क्या प्राप्त होगी? तो ऊर्जा प्राप्त होगी। और ऊर्जा से प्राप्त होगी तो मतलब क्या होगा? बॉडी हमारी सुचारू रूप से कार्य करने लगेगी, ठीक है। हमने क्या समझा इसमें कि कोई व्यक्ति है, इस बॉडी को पूरी प्रॉपर वर्क करने के लिए, सुचारू रूप से यह शरीर कार्य करता रहे, इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है दोस्तों? ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा कहाँ से हमें प्राप्त होती है? एनर्जी या ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो भोजन से प्राप्त होती है, ठीक है। और भोजन का स्वभाव कैसा होता है? तो यह जल में अघुलनशील होता है और जटिल संरचना वाला होता है, यानी ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। इस स्थिति में भोजन होने के कारण, ऐसी स्थिति में होने के कारण भोजन को हमारा शरीर क्या कर सकता है? नहीं कर सकता, अवशोषण नहीं कर सकता है। इस भोजन को हमारा शरीर अवशोषण नहीं कर सकता है। जब भोजन का ऐसी स्थिति में होने का कारण, इस स्थिति में होने के कारण यह भोजन
को इस मतलब हमारा शरीर अवशोषण नहीं कर पाएगा। जब अवशोषण नहीं कर पाएगा तो हमें एनर्जी नहीं प्राप्त हो जाएगी और हमारा शरीर धीरे धीरे डिकी होने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब शरीर को प्रॉपर एनर्जी मिलती रहे और हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता रहे, इसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? भोजन का डाइजेशन होना जरूरी होता है, ठीक है। जब भोजन का डाइजेशन होगा तभी हमें एनर्जी प्राप्त होगी। जब एनर्जी प्राप्त होगी तो हमारा शरीर क्या होगा? सुचारू रूप से कार्य करता रहेगा, ठीक है। तो आइए इसके डेफिनेशन को समझते हैं। बात करें दोस्तों तो इसमें हमने क्या लिखा है इसके परिभाषा में कि पाचन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जल में अघुलनशील तथा जटिल संरचना वाले भोजन को जल में घुलनशील तथा सरल संरचना वाले भोजन में परिवर्तित किया जाता है। मैंने उस टाइम भी बताया था कि हम हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए किस किस एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी हमें भोजन से प्राप्त होती है, आपको मैंने बताया। और भोजन का कैसा स्वभाव होता है कि जल में अघुलनशील तथा जटिल संरचना, उसी को डाइजेशन के द्वारा तोड़ दिया जाता है, यानी पाचन के द्वारा तोड़ दिया जाता है उस भोजन को, और किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? जल में घुलनशील तथा सरल संरचना भोजन में क्या कर दिया जाता है? वह भोजन जब पाचन हो जाता है, जिस भोजन का पाचन होता है, अगर दोस्तों अगर उस बात की बात करें, उस भोजन की बात करें, जिस भोजन का पाचन होता है तो वो जल में पाचन होने के बाद वो भोजन कैसा होता है? तो जल में घुलनशील हो जाता है, ठीक है। वो जल में मतलब घुल जाता है, ठीक है, घुलने लायक हो जाता है। तो इस स्थिति में यह भोजन कैसा जल में घुलनशील तथा सरल संरचना में कन्वर्ट हो जाता है और इस भोजन को शरीर हमारा शरीर इस भोजन को आसानी से क्या कर सकता है? उसका अवशोषण कर सकता है, ठीक है। जब अवशोषण होता है तो हमें एनर्जी प्राप्त होती है और जब हमें एनर्जी प्राप्त होगी तभी तो हम सुचारू रूप से कार्य कर सकेंगे। तो यही हमने लिखा है। दूसरी इसके डेफिनेशन मैंने लिखा है कि जटिल अणुओं या जटिल संरचनाओं को सरल अणुओं या सरल संरचनाओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। बात वही है दोस्तों, घुमा फिरा कर वही डेफिनेशन लिखा गया है, ठीक है। अब समझते हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम की अगर बात करें दोस्तों तो हमने क्या लिखा है कि पाचन की प्रक्रिया को संपन्न कराने वाले अंगों को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र की अगर पाचन की बात करें तो पाचन किसी भी एक अंग के द्वारा नहीं होता है दोस्तों। हम ये नहीं कर सकते कि पाचन सिर्फ लीवर के द्वारा होता है, या हम यह नहीं कर सकते कि सिर्फ पाचन किसमें आमाशय में होता है, या हम यह भी नहीं कर सकते कि पाचन छोटी आंत में होता है सिर्फ। यानी अगर पाचन की अगर बात करें तो पाचन को मतलब कि भोजन का पाचन करने के लिए ये अंग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। ये कोई भी अंग या किसी भी अंग के द्वारा सिर्फ मतलब भोजन का पाचन नहीं किया जा सकता है। जो अंगों का समूह भोजन का पाचन करने के लिए या भोजन का पाचन करने के लिए ये अंगों का एक ग्रुप होता है जो मिलकर भोजन को क्या करता है? पाचन करता है। तो इसी को हमने लिखा है कि पाचन की प्रक्रिया को संपन्न कराने वाले अंगों का समूह, हमने समूह वर्ड यूज किया है। अंगों का समूह क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है, ठीक है। अब समझते हैं दोस्तों इस पाचन तंत्र की अगर बात करें, इस पाचन तंत्र को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। इस पाचन तंत्र को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। इन अंगों के समूह को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से वो भाग होते हैं? एक को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनल, यानी हिंदी में अगर बात करें तो इसे बोला जाता है आहार नली। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आहार नली। और एक को बोला जाता है पाचक ग्रंथियाँ, यानी डाइजेशन ग्लैंड्स, यानी पाचक ग्रंथियाँ, पाचन ग्रंथियाँ, ठीक है, पाचन ग्रंथियाँ। अब बात करते हैं पाचन ग्रंथियाँ और डाइजेशन आहार नली की, ठीक है। आहार नली पाचन दोस्तों अगर बात कर रहे हैं इसकी एलिमेंट्री कैनल की, तो एलिमेंट्री कैनल इसका विस्तार कहाँ तक होता है, ठीक है। यह शुरुआत यानी यह हमारे शरीर में कहाँ से प्रारंभ शुरू हो जाती है और कहाँ तक ख़त्म हो जाती है। तो एलिमेंट्री कैनल की अगर बात करें तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम जठरांतीय मार्ग भी कहा जाता है। जठरांतीय
इसे जठरांतीय मार्ग भी कहा जाता है इस एलिमेंट्री कैनाल को। यह एक पेशीय अंग है। इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, यह किस कैसा अंग है, तो यह मस्कुलर आर्गन यानी यह पेशीय अंग है। दूसरी बात, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है दोस्तों, यह 6 से 9 मीटर लंबी होती है। अगर बात करें ये इसकी शुरुआत हमारे शरीर में कहाँ से, तो यहाँ से बकल कैविटी से मुख गुहा से लेकर एनस तक होती है यानी गुदा तक होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो इसका विस्तार की अगर बात करें तो इसका विस्तार हमारे शरीर में कहाँ तक होता है, बकल कैविटी यानी मुख गुहा से लेकर मुख गुहा से गुदा तक होता है, एनस गुदा तक होता है, गुदा तक होता है। तो दोस्तों इसका विस्तार हमने बताया था, ये कहाँ से होता है, मुख गुहा से लेकर एनस तक होता है। ये क्वेश्चन आया है एसएससी ने क्वेश्चन को क्या क्या पूछा है। ठीक है, पिछले कुछ मतलब कि एसएससी ने इस क्वेश्चन को क्या क्या पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों हमने क्या बताया कि इसका विस्तार एलिमेंट्री कैनाल के विस्तार की अगर बताइए कहां से, तो मुख गुहा से लेकर गुदा तक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी ने भी पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। ठीक है, अब समझते हैं डाइजेशन ग्लैंड के बारे में। तो इसमें लिखेंगे कि ये क्या करते हैं, तो ये किस चीज का स्राव करते हैं या किस चीज को रिलीज करते हैं, तो ये एंजाइम को रिलीज करते हैं। ठीक है, ये एंजाइम, ठीक है, एंजाइम का स्राव दोस्तों, ये किस चीज का श्रावण करते हैं, ये एंजाइम को श्रावण करते हैं या छोड़ते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या करता है दोस्तों, तो एंजाइम हमारे बॉडी में मतलब ये एंजाइम की अगर बात करते हैं, ये भोजन के पाचन में क्या करता है, मदद करता है, यानी इस भोजन के पाचन में हेल्पफुल होता है, यानी मदद करता है। ठीक है, यानी डाइजेशन ग्लैंड की बात करें तो डाइजेशन ग्लैंड एंजाइम का श्रावण करते हैं या उत्पादन करते हैं, और ये एंजाइम हमारे भोजन के पाचन में मदद करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं एलिमेंट्री कैनल और डाइजेशन ग्लैंड में कौन कौन से आर्गन आते हैं। अब इनके एक एक अंगों के विस्तृत जानकारी लेते हैं। इसमें पहला अगर अंग की अगर बात करें तो कौन सा आर्गन आता है, मुख गुहा। ठीक है, पहले आर्गन की अगर बात है तो मुख गुहा, बकल कैविटी जिसे बोला जाता है। दूसरे नंबर पर आता है ग्रास नली, इसोफोगस, इसोफोगस। ठीक है, तीसरा अगर बात करें तो आमाशय आता है, स्टोमक। ठीक है, और चौथे नंबर पे कौन सा आर्गन आता है दोस्तों, तो आंत आती है। आंत को दो भागों में तोड़ दिया जाता है, इंस्टाइन, एक होती है छोटी आंत, एक होती है बड़ी आंत। ठीक है, एक होती है स्मॉल इंस्टाइन और एक होती है लार्ज इंस्टाइन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो अगर पहले ग्लैंड की अगर बात कर रहे हैं तो कौन सा आता है, लार ग्रंथि, स्लाया ग्लैंड। ठीक है, दूसरी अगर बात करें कौन सी ग्लैंड आती है, तो दूसरी अगर बात करें तो आती है दोस्तों लीवर, लीवर। ठीक है, और तीसरा अगर बात करें तो पैनक्रियास, अग्नाशय। इनके बारे में अभी अच्छे से जान लेते हैं। इन ग्लैंडों को, जो डाइजेशन ग्लैंड होती हैं, इन ग्लैंड को अगर हम बात करें तो इन्हें हम एक और नाम कह सकते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं ब्रास्राव ग्रंथियां, ब्रास्राव
स्रावी ग्रंथियां। ठीक है, बात करें दोस्तों तो हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक पाई जाती हैं बराहस्रावी ग्रंथियां और एक पाई जाती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। यानी एक जो काइन ग्लैंड है और बराहस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, बराहस्रावी ग्रंथि की अगर बात करें दोस्तों, बराहस्रावी ग्रंथियां ये क्या करती हैं तो एंजाइम को रिलीज करती हैं, एंजाइम छोड़ती हैं। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों की अगर बात करें तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स को रिलीज करती है या हार्मोन्स छोड़ती हैं। ठीक है, एंजाइम क्या करता है तो एंजाइम की अगर बात करें तो एंजाइम हमारे शरीर में भोजन के पाचन में मदद करता है। हमने ऑलरेडी आपको बता चुका है इसमें किसे मतलब क्या करते हैं, पाचन ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करते हैं और एंजाइम क्या करता है, भोजन के पाचन में मदद करता है। एंजाइम भोजन के पाचन में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन ये हार्मोन्स क्या करते हैं तो हार्मोन्स हमारे शरीर के विकास में मदद करते हैं। ठीक है, ये पाचन के समय ये ग्लैंड्स इनका स्रावित करती है, एंजाइम का स्रावित करती है, लेकिन ये हमारे शरीर में हमेशा स्रावित होते रहते हैं। इनमें नलिका युक्त होती है डक्ट। एंजाइम अगर बात करें लार ग्रंथियां लीवर की अगर बात करें, इसको नहीं लीवर तक ही वो करें, लार ग्रंथियां और लीवर को हम क्या कर सकते हैं, बराहस्रावी ग्रंथियां कर सकते हैं। और इनमें क्या पाई जाती है, बराहस्रावी ग्रंथियां में ये नली पाई जाती है, ये डक्ट पाई जाती है, इनमें नली पाई जाती है और इन नली के माध्यम से ही ये क्या करते हैं, भोजन के पाचन में मदद करते हैं। ठीक है, और ये नली अगर बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों में तो ये नली नहीं पाई जाती है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बराहस्रावी ग्रंथि में आपको अंतर समझ में आया। अंतःस्रावी ग्रंथियों में हम कह सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां किस चीज का अगर बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथि और बराहस्रावी ग्रंथि की बात करें दोस्तों, तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, एंजाइम को रिलीज करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन्स को रिलीज करती है और एंजाइम की और बराहस्रावी ग्रंथि की अगर बात है तो बराहस्रावी ग्रंथि किस चीज को रिलीज करती है, एंजाइम को रिलीज करती है। एंजाइम किस में मतलब हेल्पफुल होते हैं तो भोजन के पाचन में हेल्पफुल होते हैं। और बात करें अंतःस्रावी मतलब हार्मोन्स किस में हेल्पफुल होते हैं तो ये हमारे शरीर के विकास में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अगर अग्नाशय की अगर बात करें दोस्तों, तो अग्नाशय की अगर बात करें तो अग्नाशय किस में हेल्पफुल होता है, अग्नाशय को हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड। यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बराहस्रावी ग्रंथि दोनों होता है। मतलब अग्नाशय से एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन्स भी निकलता है। ठीक है, अग्नाशय एक हमारे शरीर में एक ऐसा आर्गन है जो एंजाइम को भी रिलीज करता है और किसको भी, हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन एसएससी ने कई बार पूछा है। बात करें दोस्तों तो हमने अपने शरीर के आर्गन को मतलब ग्लैंड को, पाचक ग्रंथि को क्या बताइए कैसी ग्रंथि होती है तो ये बराहस्रावी ग्रंथि होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर क्वेश्चन पूछेगा, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में, रेलवे में, पिछले कुछ एग्जामों में। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो हमारा आंसर होगा लीवर। अगर हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। इसका वजन कितना होता है, 1.5 kg के करीब होता है। ठीक है, और इसकी लंबाई होती है 15 से 22 सेंटीमीटर। 15 से 22 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और एक ऐसा आर्गन है तो हमने आपको बता दिया, ये मतलब कि अगर बराहस्रावी ग्रंथि है। दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें तो शरीर की सबसे बड़ी बराहस्रावी ग्रंथि। पहले क्वेश्चन में अंतर देखिए कि क्वेश्चन पहला है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात करें तो लीवर है। दूसरा क्वेश्चन कैसा है कि शरीर की सबसे बड़ी क्या
बृहस्रावी ग्रंथि। बृहस्रावी ग्रंथि की अगर बात करें तो बृहस्रावी ग्रंथि की खासियत क्या होती है दोस्तों, तो ये रिलीज करते हैं किस चीज को, एंजाइम को स्रावित करती हैं, और एंजाइम भोजन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी बृहस्रावी ग्रंथि की अगर बात करें तो लीवर होता है। ठीक है, ये भी। तीसरा अगर क्वेश्चन की अगर बात करें कि शरीर की सबसे छोटी बृहस्रावी ग्रंथि कौन होती है, तो लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि हमें कहाँ पाई जाती है, हमारे शरीर में तो मुख में पाई जाती है, मुख में या मुख गुहा में पाई जाती है लार ग्रंथि। और चौथा क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो पैनक्रियाज यानी अग्नाशय है। मिश्रित ग्रंथि से हमारा तात्पर्य क्या है, हमारा आशय क्या है, तो मिश्रित ग्रंथि से अगर अग्नाशय की अगर बात करें तो यह बृहस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, मतलब की अगर बात करें मिश्रित ग्रंथि की, तो यह एंजाइम भी स्रावित करती है, एंजाइम भी रिलीज करती है। ठीक है, और यह क्या करती है, हार्मोन्स को भी रिलीज करती है। यह हमारे शरीर में एकमात्र ऐसा ऑर्गन है, अंग है, कि जो एंजाइम को भी रिलीज करता है और हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है कि हार्मोन्स को स्रावित करती है। तो हमारे शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, इसका और एक नाम मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। और हमने जो पिछले मतलब जो डाइजेशन ग्लैंड्स, जो लीवर और लार ग्रंथियां हैं, और उनके सब के बारे में कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।